हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना क्या होता है और कैसे एक्सप्रेशन फाइंड किया जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, मिनिमम एम्पलीट्यूड का और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पर हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आपको ये एग्जाम्पल से मैं रियलाइज़ कराता हूँ जिससे आपको ये पता चले कि इंटरफेरेंस में एक्चुअली होने वाला क्या है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 लोग हैं। ठीक है, और सबको आपने कितना कितना पैसा दे दिया? सबको आपने 200 दे दिया। सबको आपने 200 रुपीज़ दे दिए और यहाँ पर आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो 8 नंबर पे लोग हैं वो इवन को अपना पैसा दे दें। मतलब ऐसा हुआ कि इन्होंने इनको पैसा दे दिया, इन्होंने इनको पैसा दे दिया और इन्होंने इनको पैसा दे दिया। पहले भी 1200 था। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लोगों के पास, हर एक के पास 1200 हुआ। हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या कंडीशन अप्लाई कर दी? कि जो इवन पे लोग खड़े हैं उनको पैसा लेना है। किनसे? जो ऑड नंबर पे लोग खड़े हैं वो इवन वाले को दे देंगे। तो 1 वाले ने 2 को दिया, 3 वाले ने 4 को दिया, 5 ने 6 को दिया। हुआ क्या? अब इसके पास पैसा 0 हो गया, इसके पास हो गया 400, इसके पास 0, इसके पास 400, इसके पास 0, इसके पास 400। अभी भी अमाउंट टोटल 1200 ही है, बट कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है? कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, मतलब 0 अमाउंट है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इनके पास ज़्यादा पैसा है। तो इसी चीज़ को हम लोग इंटरफेरेंस में समझने वाले हैं। क्या? कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ क्या हुआ? पैसे का। पैसे का हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किसका? देखिए, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो आपने क्या बोला है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ light waves from two coherent sources। ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई। किस चीज़ की हो गई? ये हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है? फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में ये आपने वर्ड नहीं लिखा 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, अभी इसका मीनिंग भी समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्स कैसे बनते हैं, कोई भी सोर्स कोहेरेंट सोर्स कैसे बनता है। ठीक है, एक तो सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। अब जो बुक में नॉर्मली मिलती है डेफिनेशन वो क्या होती है उसको समझिए। एक ये डेफिनेशन थी, दूसरी ये, व्हेन 2 light waves of same frequency। तो मैंने अब की बार ये नहीं बोला कि कोहेरेंट सोर्स, मैंने क्या बोल दिया है? मैंने बोल दिया है यहाँ पर कि सेम फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे होंगे वो क्या होगा? वो कोहेरेंट सोर्स होगा। तो मैंने लिखा व्हेन 2 light waves of same frequency are traveling in same direction
सेम डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन भी सेम कर दी और सेम फ्रीक्वेंसी भी कर दी। तो हमने क्या बोला, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ सेम मीडियम, मतलब मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन इन सेम मीडियम, in same medium, after their superposition resultant intensity is found क्या पाया गया, क्या देखा गया, आफ्टर देयर सुपरपोजिशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज फाउंड मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड मिनिमम एट सम पॉइंट at some point. This phenomena is known as interference of light. तो सिंपली आपने डेफिनेशन लिख दी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। बट यहाँ पे एक चीज़ और आप बता सकते हो कि जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको क्या बोलते हो, और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसे क्या बोलोगे। लिख दीजिए एक लाइन में, क्या आएगा यहाँ पे, द पॉइंट, मैंने पीटी लिखा हुआ है, पीटी का मतलब पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, द पॉइंट वेयर या एट विच, द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, कॉल्ड, उसको क्या बोलने वाले हो, कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम, जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको क्या बोलोगे आप, मिनिमम, कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बातें आपको समझ में आई। इंटरफेरेंस के डेफिनेशन को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, होपफुली वो आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एनर्जी का कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और कहीं पर मिनिमम होगी, मीन्स बीच का कोई मतलब नहीं है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो कुछ मीडियम में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जब लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है। तो मैंने देखो लिखा भी है, मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड मिनिमम एट सम पॉइंट, दिस होल फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या बोला गया उसको आपने, उसको बोला है ये कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज मिनिमम, उसको आपने क्या बोला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं कि क्या होता है एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको क्लियर करूं। एक्सप्रेशन फॉर
expression for amplitude and intensity। तो हम लोग को दो चीज़ें डील करनी है, एक तो चाहिए मुझे एम्पलीट्यूड और दूसरा चाहिए इंटेंसिटी। तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे दो सोर्स चाहिए। ठीक है, मैं दो सोर्स कंसीडर करता हूँ, एक सोर्स मेरे ये पास है और दूसरा सोर्स ये है। इन दोनों सोर्सेज की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है d। ठीक है, d डिस्टेंस पर दो हमने सोर्स लिए और सोर्स कैसे हैं, ये हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मतलब हमारे पास ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्स हैं। और ये दोनों कोहेरेंट सोर्स कैसे बने हैं, ये बने हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से। ठीक है, अब इन दोनों सोर्सेज से यहाँ पर सामने एक स्क्रीन है, सामने हमारे पास एक स्क्रीन है। तो उस स्क्रीन पर ये मैंने एक ऐसे स्क्रीन बना दी और इस स्लिट से मैंने डिस्टेंस ले ली इसकी d। ठीक है, ये S1 S2 क्या है, स्लिट्स हैं, मैं लिख दूंगा अभी, आपको समझ में आएगा। S1 S2 हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स हो गए, यहाँ से इस, और ये इसका मिड पॉइंट था, ये क्या था इसका, ये इसका मिड पॉइंट था C। ये हमने स्क्रीन पे O पॉइंट लिया, यहाँ से कोई वेव चली, यहाँ पहुँची, और यहाँ से भी कोई वेव चली और यहाँ पहुँची, इस पॉइंट P पर सुपर इम्पोज हुई। तो हमने कहा कि जो वेव चली कुछ ऐसे ऐसे चली, क्योंकि ट्रेवलिंग वेव है, तो ये वाली वेव कुछ ऐसे चलेगी, इसका एम्पलीट्यूड कुछ दूसरा है। तो हमने कहा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है A2 और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है A1, दो हमारे पास वेव। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कंसिडर कर लिया है, कंसिडर मैंने किया है लेट S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस। क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस हैं। और क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्लिट डिस्टेंस कितनी है, स्लिट डिस्टेंस ये है हमारे पास d इज इक्वल टू स्लिट डिस्टेंस है। और कैपिटल D क्या है, कैपिटल D क्या डिस्टेंस है, ये है स्लिट्स टू स्क्रीन, इसको बोलते हैं क्या, स्क्रीन। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये दो टर्म हमारे पास थे, स्मॉल d, कैपिटल D, S1 और S2। ठीक है, और मैंने क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, A1 एंड A2 क्या चीज़ है, A1 एंड A2 ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स हैं, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स हैं। जो हमारी वेव्स हैं A1, ये जो S1 से निकलने वाली वेव है और जो S2 से निकलने वाली वेव है, उन दोनों का एम्पलीट्यूड है। हमने क्या देखा, हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने कहा कि दो वेव्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दो वेव्स हैं, लेट टू इंटरफेरिंग वेव्स, लेट टू इंटरफेरिंग waves emitted by sources S1 and S2 से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं, इंटरफेरिंग वेव्स निकल रही हैं, वो हैं, हमने कंसिडर किया है कि लेट टू इंटरफेरिंग वेव्स इमिटेड बाय सोर्स S1 एंड S2। देन इक्वेशंस क्या होंगी, देन हम क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू हमारे पास है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर फाई क्या है, A1 A2 तो आपने बोल दिया है कि A1 A2 वेव्स के एम्पलीट्यूड हैं। यहाँ फाई क्या है, वेयर फाई इज इक्वल टू है फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का एक इक्वेशन, कि क्या इक्वेशन होता है मैक्सिमम का मिनिमम का। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो क्या यूज़ करोगे, तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन है, टू इंटरफेयरिंग वेव्स इमिटेड बाय सोर्स S1 एंड S2, इसको लिख देता हूँ मैं S1 S2 R,
बेस किया, y1 इक्वल टू दिस एंड y2 इक्वल टू दिस, तो दो वेव्स हो गई। मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बताना मुझे क्या होगा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। आपको दो वेव्स दी गई हैं, बस उनको ऐड कर देना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 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 ये है फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, इस वाले टर्म को मैंने ओपन कर दिया लिखने के बाद। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये आ गया, ठीक। अब क्या होने वाला है, यहाँ देखिए कॉमन मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इस जगह पे यहाँ क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए यहाँ से और यहाँ से, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको साइन ओमेगा टी कॉमन है, साइन ओमेगा टी कॉमन मिल गया। तो अंदर आया a1 प्लस a2 कॉस फाई आ गया, क्लियर। फिर अंदर क्या बचेगा, प्लस यहाँ से आएगा कितना, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, अंदर बचेगा a2 साइन फाई, अंदर बच गया a2 साइन फाई बच गया, आपको दिख जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करना है वो देखिए, सिर्फ यहाँ पर एजम्पशन ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आसानी से निकालोगे। देखिए लेट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। लेट, हमने इस टर्म को, जिसमें साइन के साथ वाले को कॉस पुट करना है और कॉस वाले के साथ साइन पुट करना है, तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, a2 साइन फाई, इसको मुझे लेना है a साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट को, यूजिंग फर्स्ट को देखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहाँ कितना आ जाएगा, a कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना है, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से आ जाएगा a साइन थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन रहेगा, ये वाला हो गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हो गई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव हैविंग एम्पलीट्यूड a। इसका क्या होगा, हैविंग एम्पलीट्यूड a एंड फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज अब थीटा आ गया है, एंड फेज डिफरेंस इज थीटा। तो हमको a भी निकालना है, थीटा भी निकालना है, दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, इधर का मैं रब कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए बीच बीच में मैं हट जाऊँगा, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको मुझे हटाना है। तो अब क्या मिल गया यहाँ से, ये आपको मिल चुका है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन मिल गई, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में दो चीज़ें आई हैं, एक तो a आया है एम्पलीट्यूड, वो निकालना है, और दूसरा थीटा भी आपको बताना है। थीटा क्या है, फेज है। अब ये पता करना है कि ये फेज किसके बीच का है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर
यहाँ पर दो सोर्सेस थे, वो सोर्स कैसे थे, वो दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स थे। ठीक है, देखिए जो हमारी स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर हम सेम मीडियम में चल रहे हैं तो हमारी स्पीड वही रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कैलकुलेशन फॉर एम्पलीट्यूड, मुझे क्या बताना है, अब एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन करना है। तो इसको भी हटा दूँ ऊपर से, देखिए ये भी हट जाएगा। अब यहाँ से मिल गया कैलकुलेशन फॉर एम्पलीट्यूड। कैलकुलेशन फॉर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ से सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए। तो क्या आएगा, जाके यहाँ से आएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर करना है, प्लस इस साइड में कितना है a2 साइन फाई, इसका स्क्वायर करना है। साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता है ये होता है 1, तो इसका 1 लिख लीजिए। तो सिंपली इधर से तो ए स्क्वायर आ गया और यहाँ से आ गया है 1। इधर से ओपन करिए, जरा सा इसको ओपन करिए, तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस यहाँ से कितना आया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ गया। तो देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, a2 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से कितना आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अंदर बचा साइन स्क्वायर फाई यहाँ से, और प्लस यहाँ से आएगा कितना कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 और यहाँ से आ गया कॉस फाई इक्वल टू यहाँ पे आया था a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 था। अभी क्या हुआ, इधर हो गया जाके a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई थी, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इक्वल टू आ गया a स्क्वायर। तो यहाँ से आपने निकाल दिया है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक, एम्पलीट्यूड निकाल दिया। अब आपको बताना है कि फेज क्या होगा। यहाँ पे थीटा भी आया है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए थीटा क्या है, थीटा एक्चुअली में रिजल्टेंट वेव है। रिजल्टेंट वेव कैसी है, तो यहाँ लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ थीटा, कैलकुलेशन ऑफ थीटा, कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस, ऐसा लिखो कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस थीटा बिटवीन रिजल्टेंट वेव एंड फर्स्ट वेव। जो फर्स्ट वेव है और रिजल्टेंट वेव है उसके बीच में है फेज डिफरेंस थीटा। तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वेव हमारी ये थी a1 और दूसरी वेव हमारी उसका एम्पलीट्यूड कितना था a2 था, ठीक, और रिजल्टेंट वेव हमारी आई उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका एम्पलीट्यूड है a, उसका एम्पलीट्यूड a है। तो a1 और a2 के बीच में फेज कितना है फाई, लेकिन इसके बीच में कितना है थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये वाला तो a2 ही है। तो देखिए ये वाला फाई ही होगा। तो अगर ये फाई है, इस फिगर को मैं और थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, देखिए इधर एम्पलीट्यूड है a1, इधर एम्पलीट्यूड कितना है a2, और इन दोनों के बीच में जो एंगल था फेज वो फाई था। जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट ये आया, ए एम्पलीट्यूड आया, उसने कितना एंगल बनाया, ये बनाया थीटा। तो ये चीज़ निकालनी है आपको कि थीटा कितना होगा। तो ये तो है a2, तो ये है आपके पास फाई, तो ये चीज़ कितनी होगी, ये वाला हो जाएगा a2 कॉस फाई। कैसे हुआ,
देखिए ये A2, इसका A2 का इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा A2 cos फाई, इधर वाला जो आएगा A1 sin फाई। दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल A2 cos फाई, दूसरा होगा A2 sin फाई। तो sin फाई जो यहाँ होगा वही यहाँ हो जाएगा, ये होगा A2 sin फाई। तो यहाँ से जो फेज़ आने वाला है, फेज़ कितना आया, ये टोटल कितना एंगल हो गया, ये हो जाता है A1 प्लस A2 cos फाई हो जाता है। तो यहाँ से फेज़ डिफरेंस कितना निकलेगा, फेज़ डिफरेंस थीटा कैसे आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा A2 sin फाई अपॉन नीचे कितना आएगा A1 प्लस A2 cos फाई। तो ये था फेज़ का फॉर्मूला। तो आपने दो चीज़ें अभी सीखी, एक तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला सीखा और दूसरा फेज़ सीखा। फेज़ किसके बीच में, फर्स्ट वेव और रिजल्टेंट वेव के बीच में फेज़। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी। तो मैं इधर रब कर दूँ, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी, इसको मैं आपको यहीं बता देता हूँ क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी। देखिए आपको ये पता है कि जब आप एम्पलीट्यूड फाइंड कर चुके हो तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, यहाँ I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो A तो आप जान ही चुके हो कितना है, I इज इक्वल टू आएगा K A स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा, यहाँ से आएगा A K और A स्क्वायर की वैल्यू ये है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। ये आ गया रिजल्ट। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, क्या आ जाएगा, जाके यहाँ से I इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2K A1 A2 cos फाई आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आप जरा बताइए, सोचिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर I इज इक्वल टू K A स्क्वायर होता है, अगर I इज इक्वल टू K A स्क्वायर होता है तो यहाँ से क्या आएगा, I1 लिखा जाएगा तो K A1 स्क्वायर होगा और I2 लिखेंगे तो क्या आएगा, K A2 स्क्वायर होगा, हो जाएगा। चलिए अभी तो आप बता भी नहीं सकते क्योंकि सब लोग ऑनलाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, K A1 A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं क्या कि रूट I1 I2 इज इक्वल टू K A1 A2 लिख सकते हैं हम लोग। ये जहाँ पर लिखा हो K A1 A2 वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट I1 I2। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, इस इक्वेशन को क्या लिख पाओगे, इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू ये लिख सकते हो I1, इसको I1 लिखोगे, इसको I2 लिखोगे, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 2 बाहर रहेगा, रूट I1 और रूट I2, I1 I2 रूट के अंदर हो गए और यहाँ से क्या हो जाएगा cos फाई। तो ये इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला मिल गया। इसमें इस टर्म को कहा जाता है इंटरफेरेंस फैक्टर। किसको, इस टर्म को बोला जाता है इंटरफेरेंस फैक्टर। इंटरफेरेंस फैक्टर अगर कोई पूछे इसमें इंटरफेरिंग फैक्टर क्या है तो आप बताओगे कि यहाँ पे 2 रूट I1 I2 cos फाई इज अ इंटरफेरिंग फैक्टर या इंटरफेरेंस फैक्टर होता है। तो यहाँ तक रिजल्ट मिल जाने के बाद अब हम लोग निकालेंगे कि कब होगा यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। एम्पलीट्यूड तो इससे निकलेगा और इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए हैं।
तो ठीक है, इसका आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब कर दिया जाए। देखिए, तो हम दो फॉर्मूले अपने पास रखेंगे, एक तो रखेंगे एम्पलीट्यूड का और दूसरा लिखेंगे इंटेंसिटी का। तो इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे, एक समझेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा समझेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे डील होता है, अब वो देखिए। देखिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन इससे पहले आपको दोनों फॉर्मूले लिख लेने हैं। एक आपको लिखना है क्या, एक लिखना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। एक तो ये लिख के रखना है और दूसरा रखना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और रहेगा कॉस फाई। तो ये दो फॉर्मूले आपने फाइंड आउट करे हैं अभी तक के लेक्चर को देख करके, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने अभी तक नोट करी हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब I इज इक्वल टू क्या होना है, I इज इक्वल टू I मैक्स। ये कब होगा, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, cos फाई इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाए। तो I इज इक्वल टू I मैक्स तब होगा जब cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब है फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू क्या रखें कि 1 आ जाए। तो फाई की वैल्यू cos में 0 रख दें, 0 रख दें, 2 पाई रख दें, 4 पाई रख दें, 6 पाई रख दें, ऐसा रखते जाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। इसका मतलब एक फेज का जनरल फॉर्मूला लिखना है मुझे, जनरल फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू, ऐसा क्या रख दें, ऐसा क्या बना दें कि हमको 0 1 2 3 रखने पे कुछ ऐसा मिल जाए। तो कुछ नहीं है, 2 पाई n कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 पाई n, वेयर n इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 1 2 3, ऐसा करेंगे तो आपको वही फेज मिलेगा जो आपको कंस्ट्रक्टिव में रखना है। आप 0 पुट करिए यहाँ से तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 पाई आएगा। तो इसका मतलब फेज का एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। अब ये देखिए, अगर फेज मिल जाता है तो आपको पाथ का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जहाँ हम पाथ से ही डील करते हैं, फेज नहीं गिवन होता है, या हमको अगर पाथ दिया गया है तो फेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में फेज ही दिया जाता है। तो क्या होगा, सिंस फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है k टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो फेज होता है फाई और यहाँ होता है k, यहाँ होता है डेल्टा x। तो फाई का आपको वैल्यू दे दिया गया है 2 पाई n, यहाँ से k होता है 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा x। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल होगा, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी, n लेमडा। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें फेज कौन कौन से मिले थे, इस तरह से 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई लेमडा मिला, उसका जनरल फॉर्मूला मिला, ठीक। तो हमको जनरल फॉर्मूला तो मिल गया, हमको वैल्यू चाहिए पाथ डिफरेंस की। तो क्या मिल जाएगी यहाँ से, डेल्टा x जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे, तो 0 आया, फिर लेमडा आएगा 2 रखिए, 2 लेमडा आएगा, 3 लेमडा डॉट। तो ये ऐसे पार्ट डिफरेंस है। जब भी आपसे कहा जाए कि पार्ट डिफरेंस इज 0, क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव, लेमडा कंस्ट्रक्टिव, 2 लेमडा कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ऐसे ही फेज 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस होती हैं। तो दो चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब जरा देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम। तो क्या आएगा यहाँ से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड मतलब ए मैक्स। ए मैक्स का मतलब है cos फाई की वैल्यू कितनी, 0 या 2 पाई या 4 पाई 6 पाई कुछ भी रखोगे तो वो क्या देगा, वो देगा 1। इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इस फैक्टर की जगह पे 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर ए मैक्स हो जाएगा, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यहाँ आएगा 1। तो ये हो जाता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है a मैक्स इज इक्वल टू आ जाता है a1 प्लस a2। ये फॉर्मूला आ गया किसका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का। कब, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पर, कंस्ट्रक्टिव हो गया। फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी किससे डील होगी, इससे होगी। तो यहाँ लिखा जाएगा आई मैक्स के लिए क्या है, मैक्सिमम तभी होगा जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 पुट करना है। तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूड I1 रूड I2, अलग अलग कर दिया मैंने। तो इसको भी क्या ले सकता हूँ जरा देखिए, आई मैक्स इज इक्वल टू, ये रूड I1 का स्क्वायर हो सकता है, ये रूड I2 का स्क्वायर हो सकता है, प्लस 2 रूड I1 रूड I2 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आई मैक्स इज इक्वल टू हो गया रूड I1 प्लस रूड I2 का स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक सीख गए, आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करिए। तो सिंपली जैसे आपने सीखा है अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वैसे हम लोग अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या क्या होगा, सेम जैसे आपने किया है कंस्ट्रक्टिव में ऐसे ही करेंगे, कुछ वैल्यू डिफर आएंगी। तो क्या क्या आने वाली हैं देखिए, हम लोग यहाँ क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है क्या कि आई मिनिमम का क्या मतलब होगा, आई इज इक्वल टू आई मिनिमम कब होगा, व्हेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू -1 हो जाए। cos फाई का -1 कब होगा, व्हेन दैट इज, ऐसा लिखूँ यहाँ में, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या क्या रखूँ कि फाई की वैल्यू की -1 आ जाए, पाई रख दूँ, 3 पाई रख दूँ, 5 पाई रख दूँ, 7 पाई रख दूँ, ऐसा मैं करता जाऊँगा तो फिर आपको cos फाई की वैल्यू -1 मिल जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस कितना आया यहाँ से, फाई इज इक्वल टू, यहाँ मुझे देखना है कि पाई आए 3 पाई आए, ऐसा सेट करना है। तो या तो आप माइनस से बना लीजिए या प्लस से बना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील करना चाहते हो। अगर 0 लेके चलना है तो प्लस बनाइए। देखिए यहाँ पे आएगा 2n + 1 पाई, और यहाँ लिख दीजिए 2n + 1 पाई, वेयर n = 0 1 2 ऐसे। देखिए 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, 1 पुट करोगे तो फिर 3 पाई आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर माइनस में करना चाहते हो तो यहाँ पे 2n - 1 लिखना, और 1 2 3 से करना, 0 से मत करना, 0 से नहीं करना है। तो होगा क्या एक्चुअली में, ये आ गया जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या आता है, सिंस पार्ट डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, सिंस फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है k टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस होता है। तो फेज हो गया पाई, ये हो गया k का मतलब k डेल्टा x आया, और फाई का मतलब आपने लिखा है 2n + 1 इंटू पाई इक्वल टू k 2 पाई बाई लेमडा। यहाँ से कितना आएगा जाके, डेल्टा x। तो यहाँ से कितना मिल गया, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 नीचे आ जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n + 1 लेमडा/2। ये तो आ गया पाथ, वेयर
n इक्वल टू कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे रखते जाएंगे। तो क्या आएगा, पाथ डिफरेंस कितना आने वाला है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एक्स की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होंगी। देखिए पहले आपने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो कितना आएगा, 0 पुट किया है तो यहाँ से 0 हो जाएगा सिर्फ λ/2। आपको याद हो तो कंस्ट्रक्टिव में 0 आया था, लैम्डा आया था, तो ये उसके बीच में आ गया। ऐसे ही फिर दूसरा क्या आएगा, 1 रखोगे तो 3 λ/2 आ गया। देखिए 1 रखा तो 2 + 1 3 λ/2, फिर आएगा 5 λ/2, तो ऐसे करके आता जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं जब भी आपको कोई बोले कि λ/2 है पार्ट डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव, आप तुरंत बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब डिस्ट्रक्टिव होगा तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, डिस्ट्रक्टिव मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मिनिमम। तो यहाँ क्या आएगा, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ए मिनिमम। तो ए मिनिमम का मतलब यहाँ cos फाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 -1। तो ये आ गया कितना, ये आ गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है आपको a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। माइनस ना कह करके आप इसे देखिए, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड की कहानी है। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी तो I इज इक्वल टू क्या होगा, इसको I1 को ले सकते हो कितना, √I1 का स्क्वायर, I2 ले सकते हो √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2 -1 आ जाएगा। cos फाई की जगह पर -1 आएगा डिस्ट्रक्टिव में, तो ये आ गया। इसको क्या ले सकते थे, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया मिनिमम का फॉर्मूला। मैं इधर लिख देता हूँ, ये है I मिनिमम। तो I मिनिमम कितना मिल गया आपको, I मिनिमम मिल गया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इस तरह से आपने रिजल्ट देखे। फाइनली मैं आपको बस एक फॉर्मूला और बता दूं कि I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो क्या होता है, और उस फॉर्मूले से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आसानी से जब आप अप्लाई करोगे तो रिजॉल्व हो जाएंगी। देखिए मुझे आपको बताना है रेशियो ऑफ I मैक्स टू द I मिनिमम, रेशियो ऑफ देखिए मुझे बताना है स्पेशल केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या होता है, रेशियो ऑफ I मैक्स टू द I मिनिमम। मतलब मुझे ये बताना है कि स्पेशल केस ये क्या होता है। तो I मिनिमम, तो यहाँ क्या आएगा, I मैक्स टू द I मिनिमम। इसका मतलब होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ और कर सकते हो, अगर हम ऊपर वाले को √I2 से डिवाइड कर दें, नीचे वाले को भी √I2 से डिवाइड कर दें, तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है √I1 अपॉन देखिए √I1 अपॉन √I2 लिखें या √I1 अपॉन I2 लिख दें, +1 लिखें तो भी बात एक ही है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √I1 अपॉन I2 -1 का स्क्वायर कर दें। देखिए I1 अपॉन I2 एक्चुअली में होता क्या है, I1 अपॉन I2 क्या है, एक तो ये फॉर्मूला मिल जाता है ये, और सिंस क्या है I1 अपॉन I2 क्या होता है, ये होता है A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। तो इस जगह पे अगर हम पुट कर दें तो I मैक्स टू द I मिनिमम का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ A1 अपॉन A2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आएगा, कितना आएगा A1 अपॉन A2, क्या आएगा A1 अपॉन A2 +1 का स्क्वायर और A1 अपॉन A2 -1 का स्क्वायर। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर नीचे A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है।
तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस स्पेशल केस पर बेस्ड प्रॉब्लम को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।